सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 92। अब हम गुरुदेव लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे बुक का, और वो था आवाहन के बारे में। किनका आवाहन? विभूतियों का आवाहन। यानी हम सबके पास कुछ ना कुछ प्रतिभा है, और महाकाल कह रहे हैं कि अब उस प्रतिभा का नियोजन परमार्थ में लगाना है। केवल अपने स्वार्थ के लिए अपनी प्रतिभाओं का यूज नहीं करना है और अब उनको लगाना है दिव्य योजनाओं में। और गुरुदेव ने इसमें बताया सात भागों में गुरुदेव ने सारी प्रतिभाओं को बांट दिया कि मैक्सिमम 7 पार्ट्स में जो भी आपके अंदर होगा आप एनालाइज करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट था भावना, जो धर्म और अध्यात्म के बारे में बात करता था, और धर्म की पूरी परिभाषा गुरुदेव ने दी कि सही धर्म का तत्व रूप क्या है, और अध्यात्म भी। फिर शिक्षा और साहित्य, फिर कला, हमने ये सब पढ़ा था। और अब गुरुदेव बात कर रहे हैं विज्ञान की। चौथे नंबर पे गुरुदेव बता रहे हैं विज्ञान में, अब ये अगर आप लोग अखंड ज्योति किसी ने पढ़ी हो तो अखंड ज्योति का में 1-2 आर्टिकल जरूर आते हैं जो अध्यात्म और विज्ञान, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं। और गुरुदेव ने कहा भी कि विज्ञान तभी उन्नति करेगा जब उसका आधार अध्यात्म होगा। तो इसे गुरुदेव के शब्दों में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि गुरुदेव क्या समझा रहे हैं इसमें। विज्ञान की उपलब्धियां आश्चर्यजनक हैं, उनमें मानवीय सुख सुविधाओं में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि की है, पर यह भी सही है कि उसके दुरुपयोग से होने वाली हानियां भी कम उठानी नहीं पड़ रही। वस्त्रों के उत्पादन में विशेषता गैस, किरण एवं अणु विस्फोट जन्य अस्त्रों ने तो अस्तित्व को ही संकट में डालने की विभीषिका उत्पन्न कर दी है। यदि ये शोध, आविष्कार सृजनात्मक प्रयोजनों तक ही सीमित रहे तो उसका प्रतिफल धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। गुरुदेव बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि अगर विज्ञान होना अच्छी बात है, और विज्ञान से बहुत ज्यादा हमारी उपलब्धियां भी हमें बहुत मिलेंगी, लेकिन अगर हम विज्ञान का जो भी शोध कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, अगर वो केवल कहाँ तक सीमित रहें, अच्छे कामों के लिए, परमार्थ के लिए सीमित रहें। अभी हम लोग हर छोटी बड़ी चीज में मशीन को ले आते हैं, तो उसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि धरती मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब जैसे मुझे कभी कभी हंसी आती है, किचन में आप देखो तो आटा लगाने की भी मशीन आ रही है, बिल्कुल जाम हो जाएंगी हमारी उंगलियां। किसी की मजबूरी है तो बात अलग है, हर चीज के लिए मशीन आने लगी, हाउस होल्ड में भी। और हम लोगों के शरीर भी वैसे हो गए। और पहले जमाने में जो लेडीज थी, जो हमारी मम्मी लोग थे, उन्होंने जिस स्तर का काम किया हम उसका आधा भी नहीं कर सकते आज। मैं खुद कंपेयर करके देखती हूँ तो जिस स्तर का काम मेरी मदर इन लॉ, मम्मी या उस वर्ग के लोगों ने किया है, हमारा इसी एज में हमारी जो है हालत खराब है। और अभी जब मेड्स बंद हो गई है तो एक्चुअली पता चल रहा है, हालांकि कृपा है कि अपनी पोटेंशियल्स भी पता चल रही है, बट एट द सेम टाइम हम फील कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हेल्थ वाइज। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले तो आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, ध्वंसात्मक उपकरण जुटाने के लिए जितने साधन खपाए जा रहे हैं, यदि उन्हें मानवीय भावों और शोक संतापों की निवृत्ति में लगा दिया जाए तो उसका प्रतिफल इस संसार को सर्वोत्तम बनाने में हो सकता है। समुद्र का खारा पानी से मीठा जल प्राप्त किया जा सकता है, जमीन के नीचे बहने वाली विशाल नदियों का जल धरती पर लाया जा सकता है, और सारी दुनिया सचमुच शस्य श्यामल बन सकती है। कृषि, पशुपालन, बागवानी, वन संपदा, स्वास्थ्य संवर्धन और मस्तिष्कीय विकास की दिशा में विज्ञान को अभी बहुत काम करना बाकी है। प्रकृति के प्रकोपों से लोहा लेने के साधन जुटाने में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, भूकंप, बाढ़, तूफान, शीत, ताप की असहनीयता का सामना करने योग्य शक्ति का उपार्जन हो सकता है। अब गुरुदेव देखिए कितनी और आज की परिस्थितियों में कितनी सटीक बैठ रही है कि अगर विज्ञान का सही रूप, विज्ञान को सही तरह प्रयोग में लाया जाए तो जो अभी अनटच्ड एरिया है वो कृषि है, पशुपालन है, बागवानी है, और ये सब अनटच्ड एरिया है जो प्रकृति को बहुत सहयोग करेंगे। मिलजुल के काम करना, जैसे ना 7-7, 1 और 1 11 करके काम करना। और साथ में गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रकृति के प्रकोपों के खिलाफ विज्ञान को यूज करिए ना। जैसे अब हम लोग बिल्कुल लॉकडाउन होके बैठे हैं ना, क्यों? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी हम देख रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर उसकी शक्ति का उपार्जन इस तरह किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। वाहनों को सरल एवं सस्ता बनाया जा सकता है। संचार साधनों के विस्तार की अभी बहुत गुंजाइश है। सबसे बड़ा काम विज्ञान को यह करना है कि वह अध्यात्म के साथ अपनी संगति बिठाए और सिद्ध करे कि शक्ति स्रोत जड़ पदार्थ की अणुसत्ता एवं ऊर्जा में नहीं, वरन चेतना के संकल्पों में, आत्मबल में सहनिहित है। हाँ, गुरुदेव ये इसको और डिटेल में समझते हैं। गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कंप्यूटर है मान लीजिए। कंप्यूटर मनुष्य से भी तेज चलने वाली मशीन है, मनुष्य के दिमाग से भी हम खुद कहते हैं कैलकुलेशंस मिनटों में हो जाती है, ऐसा हो जाता है वैसा, लेकिन कंप्यूटर भी तो किसी ने बनाया ही है ना। तो इसका मतलब जो आधार है वो मनुष्य का मस्तिष्क ही रहा ना। तो चेतन संकल्प की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि मशीन की इंपॉर्टेंस है, पर हम ये ना भूलें कि उस मशीन को बनाया किसी चेतना नहीं है, किसी के चेतन संकल्प ने, किसी के मन में विचार आया होगा कि मुझे कंप्यूटर बनाना है, या टीवी बन रहा है, अभी कहीं स्क्रीन चल रही है, हम कहीं देख रहे हैं, हम चारों तरफ देख लें तो किसी के मन में तो विचार आया होगा। तो वो चेतना का संकल्प था, उसमें वो आत्मबल था, और
उससे वो मशीन बनी, और हम उसके बाद उस मूल को भूल जाते हैं कि ये किसी चेतना के संकल्प से बना, आत्म बल से बना, और मशीन को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जड़ को सब कुछ मत मानो, जड़ पदार्थ को सब कुछ मत मानो, अणु एवं ऊर्जा को मत सब कुछ मानो, जो आत्मबल लगा, जो एफर्ट लगे उसको समझो, उसके पीछे का मूल समझो। विशालकाय यंत्र संसाधनों की तुलना में व्यक्ति का शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण अधिक सशक्त है, और उस क्षमता का सदुपयोग करके व्यक्ति को देवोपम और समाज को स्वर्गीय वातावरण से ओतप्रोत बनाया जा सकना नितांत संभव है। इस सत्य को तथ्य रूप में प्रस्तुत करना, अभिज्ञान को प्रत्यक्ष बनाना विज्ञान का काम है, और उसे यह करना ही चाहिए, करना ही होगा। इसके लिए विज्ञान के उच्च क्षेत्र में काम करने वाले विज्ञानियों को आवश्यक प्रेरणा एवं दिशा मिलनी चाहिए। युग की यह मांग है कि उसे पूरा ही करना पड़ेगा। पिछले दिनों अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से विज्ञान और अध्यात्म का संबंध समन्वय प्रतिपादन भी किया जाता रहा, और अब उसे भी अधिक स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। अखंड ज्योति इस मामले में मतलब गुरुदेव का हेल्प प्राणी है अखंड ज्योति, लेकिन उसमें बहुत सुंदर आर्टिकल्स आते हैं जो कॉम्बिनेशन बताते हैं विज्ञान और अध्यात्म का। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो प्लीज जरूर पढ़ के देखिए। पुरानी अखंड ज्योति अरेंज कर लीजिए, और नहीं तो नई का सब्सक्रिप्शन कहीं आसपास से ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत इफेक्टिव है अखंड ज्योति। और यहाँ गुरुदेव यही इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि विज्ञान अगर अब भी आगे नहीं आया तो फिर इस, जैसे कि गुरुदेव ने बताया था कि सारे देश उन्नति कर चुके हैं, लेकिन उनका जो मूल है, मतलब हम आकाश में ऊंचा उड़े, लेकिन हम ये भूल जाएं कि हमारा तार धरती से जुड़े हुए हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने भीतर भी उतना ही गहरा उतरो जितना कि बाहर की उड़ान है। तो अगर हम ग्राउंडेड रह के ऊपर उड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम अपने मूल को ही अगर बिसरा देंगे, मूल को ही भूल जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। अगला गुरुदेव इसमें बता रहे हैं शासन तंत्र। शासन तंत्र मतलब जो लोग देश चला रहे हैं, पहले सरपंच होते थे, फिर राजे महाराजे हुए, मतलब एक चेन है ना अगर देखा जाए, और अब प्राइम मिनिस्टर है, कहीं पे राष्ट्रपति शासन है, इस तरह का। तो शासन तंत्र की बात गुरुदेव कर रहे हैं। राज सत्ता जिनके हाथ में है इन दिनों अथवा अगले दिनों आने वाली है, उन्हें संकीर्ण राष्ट्रीयता के अपने प्रिय क्षेत्र या वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने की बात छोड़कर समस्त विश्व की समान रूप से सुख शांति की बात सोचनी चाहिए। और यहाँ गुरुदेव किसी देश की नहीं, समस्त विश्व की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और समस्त संसार को एक परिवार की नीति अपनाकर प्रकृति प्रदत्त साधनों एवं मानवीय उपार्जनों को समान रूप से सर्वधारण के लिए उपलब्ध कराना होगा। युद्धों की भाषा में सोचना बंद कर न्याय का आधार स्वीकार करना होगा। वर्ग भेद और वर्ण भेद की जड़ें उखाड़नी होंगी। अब देखो, वर्ग भेद और वर्ण भेद ये हमारा ही बनाया हुआ है, मतलब ये जन्म से कोई कहाँ रहेगा वो नहीं था, शास्त्रों में इसका कुछ और मीनिंग था, लेकिन हम लोगों ने उस मीनिंग को गलत तरीके से समझा कर मतलब कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा, ये हमने कर दिया। युद्धों की भाषा में सोचना बंद कर न्याय का अधिकार स्वीकार करना ही होगा। अनीति, शोषण, अपराध, रिश्वत, भ्रष्टाचार के वास्तविक शत्रु से जूझना सरकारों का काम है। बेकारी, बीमारी और गरीबी दूर करने की दिशा में बहुत कुछ कर सकती है। इसके लिए सत्ता संचालकों और शासकीय कर्मचारियों में बेतरह घुसी हुई स्वार्थपरता एवं अनैतिकता की जड़ मूल को उखाड़ना होगा। इसके लिए प्रजातंत्री देशों के वोटरों को उनके कर्तव्य विशेष रूप से समझने होंगे, ताकि वे सुयोग्य प्रतिनिधि चुनने और श्रेष्ठ सरकार प्राप्त करने में सफल हो सके। तो यहाँ गुरुदेव नागरिक कर्तव्यों का भी हमें याद दिला रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि सरकार कहाँ का काम कर सकती है। और एट द सेम टाइम ये जो मूल जो शिक्षा है ये कैसे मिलेगी, गुरुदेव ने पहले ही बताया जब हम गुरुदेव शिक्षा और विद्या की बात कर रहे थे, कि हम बचपन से ही संस्कार ऐसे डालें ना कि जो बच्चे आ रहे हैं वो बन के ऐसे खड़े हो जाएं कि उनके अंदर ये सारी चीजें हो ही ना, स्वार्थ और रिश्वत और केवल अनैतिकता और केवल अपने लोगों को पूरा करना, मतलब संकीर्ण स्वार्थ में वो बंधे ही ना। वो कब होगा, जब संस्कार प्योर होंगे। तो गुरुदेव ने उसके बारे में पहले ही बात करी है। आगे अगला टॉपिक गुरुदेव ले रहे हैं इसमें संपदा। विभूतियों में इन दिनों सर्वोपरि मान्यता पूंजी को मिली है। धन का वर्चस्व सर्वविदित है। संपत्ति में स्वयं कोई दोष नहीं, दोष उसके दुरुपयोग में है। अभी व्यक्तिगत विलासिता में, अहमता की वृद्धि में यदि उसका उपयोग होता है, संग्रह बढ़ता है एवं उसका लाभ बेटे पोतों तक ही रखने का प्रयत्न किया जाता है, तो निसंदेह ऐसा धन निंदनीय है। अगले दिनों आर्थिक समता के आधार पर ही समाज व्यवस्था बनेगी। सामर्थ्य भर श्रम एवं आवश्यकता भर साधन प्राप्त करके ही क्रम चले,
तब संपदा पर व्यक्ति का नहीं समाज का अधिकार होगा। इस पे गुरुदेव पहले एक पूरा पैराग्राफ, पूरा एक टॉपिक ले चुके हैं और गुरुदेव यही बात बोल रहे हैं कि श्री में कोई दिक्कत नहीं है। अंकुर भाई जिनको मैं सुनती हूँ ना, वो कहते हैं श्री है ये, और ये मुझे बहुत सुंदर लगती है बात कि हाँ, अब भाई अगर चलना है तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबका सभी का रोल प्ले है, और विष्णु जहाँ है वहाँ श्री तो होंगी, लेकिन उस श्री का हमने रूप विकृत कर दिया। कैसे? अब घड़ी तो कोई सी भी पहन लो, टाइम दिखाएगी ना अब, लेकिन नहीं हमें तो रोलेक्स की पहननी है। गाड़ी कोई भी हो काम करेगी ना, पर हमें तो हाई फाई ब्रांड की गाड़ी चाहिए। इस तरह की जो सोच है, जो मेरे फॉल्स आइडेंटिटी को पोषण दे रही है। यूजली हम पैसे से वही कर रहे हैं ना, अपने फॉल्स आइडेंटिटी को पोषण दे रहे हैं, और कहाँ खर्च कर रहे हैं कुछ हमें अता पता नहीं है, और उसको स्टोर करके संग्रह की प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा अगर धन है तो वो निंदनीय है। आगे आगे आप कमाओगे, जैसे गुरुदेव ने पहले कहा कि हम कमाएंगे अपनी प्रतिभा से मैक्सिमम, लेकिन उसमें हमारा अधिकार नहीं होगा, वो होगा समाज का ही, अपने लिए न्यूनतम जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके। और इसमें हमें नीड और ग्रीड का अंतर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट और लग्जरी, रिक्वायरमेंट बहुत कम है, यूजली पैसा लग्जरी पे खर्च होता है, नीड बहुत कम है, लेकिन ग्रीड खत्म नहीं होता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पर जब तक वह स्थिति नहीं बन जाती तब तक संग्रहित पूंजी को लोक मंगल के लिए लगाने की दुर्दशा दिखाने के लिए धनपतियों को कहा जाएगा। कहा ही नहीं, इसके लिए उन्हें प्रभावित भी किया जाएगा। उन्हें यह समझने का अवसर दिया जाएगा कि समय बदल चुका है। पूंजीवाद, सामंतवाद, संग्रहवाद, अमीरी के दिन लग गए। अब उस सड़ी लाश से चिपके रहने में केवल घृणा एवं विपत्ति ही हाथ लगेगी। तो यहाँ गुरुदेव आह्वान कर रहे हैं कि अभी अगर जब तक वो परिस्थिति नहीं बनी, हालांकि इन दिनों परिस्थितियां काफी हो गई हैं, आपके पास कितना भी पैसा है सब रखा ही रखा है ना, क्यों? क्योंकि हम लिमिटेड यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, कहाँ खर्च करेंगे? और लाना है तो सोच के लाना है। अभी मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जो ला रहे हैं, अगर ब्रेड के पैकेट ला रहे हैं तो उनको भी धो के यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां आ गई हैं, बट स्टिल गुरुदेव आह्वान कर रहे हैं उन लोगों के पास जो पूंजीपति है, जिनके पास है, कि अभी भी सोचो और इसे परमार्थ में लगा दो। और आज की परिस्थितियों में तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, इतना दिखाई दे रहा है, इतनी आवश्यकता है, तो गुरुदेव उसी की बात कर रहे हैं। इस समय उचित तो यह है कि संपत्तिवान लोग इस तथ्य को समझें तथा अपने धन का उपयोग समाज हितैषी कार्यों में करें। समाज का धन समाज को लौटा दे। धन से चिपके रहने में बड़प्पन की मान्यता बदल के उसे लोक मंगल के पुण्य कार्यों में नियोजित करें। पर अपने धन के प्रति मोह बहुत प्रबल होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए भी उसे छोड़ देना हर किसी के लिए संभव नहीं है। हाँ, कई बार होता है ना, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे हमें अपने भीतर हमारी फॉल्स आइडेंटिटी, हमारा ईगो, हमारा अहंकार सब कुछ नजर आता है। कई बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि है, लेकिन फिर भी हमसे छोड़ा नहीं जाता। अब जैसे मान लीजिए मैं बेटी हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे को जो दर्द हो रहा है वो केवल इसी बात का हो रहा है कि मैं बेटी हूँ। अगर मैं आत्म स्तर पे देखूँ तो जो मेरी मम्मी है या मेरी माँ है वो एक सोल है जो इस जन्म मेरी माँ के रूप में आई है, और मैं एक सोल हूँ जो इस जन्म उनकी बेटी के रूप में आई हूँ। तो अगर वो मुझे कुछ भी बोलेंगे, अगर मैं आत्म स्तर पे देखूंगी तो कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं आत्म स्तर पे नहीं और रोल टू रोल देखूंगी तो हर्ट हो जाएगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि पता होते हुए भी हम नहीं छोड़ पाते। पता है तो उसके लिए, इसीलिए बाकी सारे उपयोग गुरुदेव ने किया है कि हम जप रूपी साबुन को इतना घिसें कि इस तरह के झूठे मोह बंधनों को त्याग पाए। जिस पर अपना अधिकार समझते आए हैं उसे दूसरों के अधिकार में दे देना सामान्य रूप से रुचता नहीं। समाज के प्रति अपनापन इतना गहन हो जाए कि उसके कार्य और उसकी आवश्यकताएं अपने जैसी दिखने लगे, तब तो बात कुछ और है। यहाँ आत्मीयता विस्तार की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि फीलिंग ऑफ वननेस के कोई अलग है ही नहीं। इस वसुदेव कुटुंबकम, सारा घर मेरा, सारा समाज मेरा और मैं समाज का, फिर उसके लिए कुछ भी खर्च कर देना स्वाभाविक है। जब तक अपनेपन की ऐसी स्थिति नहीं आती और पैसे के प्रति मोह भी कम नहीं होता, तब तक उसे समाज को उसको सौंप देना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। तो आत्मीयता के विस्तार की बात गुरुदेव कर रहे हैं, और जब ये हो जाता है तो फिर सब कुछ बहुत सरल हो जाएगा। दान ना सही, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि युग परिवर्तन के पथ प्रशस्त करने वाले प्रचनात्मक कार्यों की में पूंजी की कमी ना पड़े। भले ही यह व्यवसाय बुद्धि से किया जाए, भले ही अभी व्यक्तिगत लाभ की बात भी जुड़ी रहने दी जाए, तो इतना ही होना चाहिए कि युग परिवर्तन के प्रवाह में अनुकूलता उत्पन्न करने वाला विनियोग इस पूंजी का हो सके। तब गुरुदेव कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आत्मीयता का विस्तार नहीं हो रहा, इतना नहीं हो पा रहा, तो कम से कम इतना कर लो कि कोई ऐसा काम कर लो जिसमें तुम्हारा भी भला हो और समाज का भी भला हो। ऐसा कुछ प्रिपरेशन, ऐसा कुछ इंतजाम कर लो कि मतलब व्यवसायी बुद्धि, गुरुदेव ने उसे कहा कि ठीक है तुम कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने कमाया, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी और उसके बाद उसको बचे हुए को समाज में लगा दिया, तो दोनों चीजें लेके चल लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम कुछ तो करो, एक कदम तो आगे बढ़ाओ। पिछले पृष्ठों पर ऐसे कितने ही क्रियाकलापों की चर्चा की गई है जिनमें पूंजी के रूप में यदि धन लगा सकें तो भी बहुत कुछ हो सकेगा। हाँ, साहित्य प्रकाशन, चित्र प्रकाशन, अभिनय मंडलियां, टेप रिकॉर्ड,
फिल्म निर्माण, यह 5 ऐसे कार्य हैं जिनके लिए विशालकाय अर्थ संस्थान खड़े किए जाने चाहिए और लोक मानस को परिष्कृत बनाने की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए। गुरुदेव ये बता रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा धन लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। उद्देश्य क्या है? भावनात्मक परिवर्तन, विचार परिवर्तन। और वो होगा कैसे? जब लोगों तक, जन जन तक पहुंचा जाएगा। अब एक एक करके कैसे पहुंचे? तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो गुरुदेव उसमें टेक्नोलॉजी बता रहे हैं कि इन पे लगाओ और उससे अच्छा कुछ क्रिएटिव क्रिएट करो, कुछ ऐसा जो लोगों के भीतर, लोगों की आत्मा को हिला के रख दे और लोगों के मन बदल जाए, मानस परिष्कृत बनाने की आवश्यकता पूरी हो जाए। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। विश्व शांति के लिए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।